गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 4 खनिज एवं धातु का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण, और इसी टॉपिक का सब टॉपिक जो है वो है भौतिक अवस्था। तो देखते हैं बच्चों, समान ताप पर प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा जिसका सिंबल है Hg द्रव होता है। आपने देखा भी होगा, पारा जो है डॉक्टरी थर्मामीटर में भी भरा होता है ना। जैसे ही उसको हीट मिलती है वो क्या होता है, पिघलने लगता है। तो इसलिए बोला गया है कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं जो है वो ठोस होती हैं, लेकिन पारा द्रव होता है। सामान्य ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। अभी धातु की बात हुई थी, अब बात जो हो रही है वो अधातुओं की, यानी जो धातु नहीं है उनकी। तो सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं, जैसे है आयोडीन, ठीक है, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में, तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती हैं। ये क्या है, अधातुएं हैं। कठोरता, अब धातुओं की जो भौतिक प्रॉपर्टी चलेगी, यानी भौतिक गुण चलेंगे, क्या है आप देखते हैं। जैसे आप स्टील के बर्तन ले लें या लोहे के कोई भी टूल्स ले लें, लोहे के बर्तन ले लें, या आप ऑर्नामेंट्स ले लें, सोने चांदी की ले लें, ठीक है, या कॉपर का कोई भी बर्तन ले लें, है ना, एल्युमिनियम का कोई बर्तन ले लें। तो ये क्या है, ये जो है कठोर होती है। ये सभी जो भी मैंने अभी आपको बर्तन बताए हैं वो क्या है, कठोर होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि छूने से सॉफ्ट हो जाए, नहीं, कठोर होते हैं, उनको दबाने पे भी इजीली नहीं दबेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है धातुओं का वो है कठोरता, है ना, हार्डनेस। तो सबसे पहला लक्षण है हार्डनेस, एंड सेकंड है आघात वर्धनीयता यानी मेलिबिलिटी, और थर्ड है डक्टिलिटी यानी तन्यता, एंड फोर्थ है हीट कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो कहने का मतलब है सबसे पहला जो गुण है कठोरता, यानी धातुएं जो है कठोर होती हैं, और सेकंड है उनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी उनको पीटने पे क्या उनकी चद्दर बनाई जा सकती है, और थर्ड जो पॉइंट है वो धातुओं में चमक होती है, एंड फोर्थ है धातुओं में तन्यता होती है, यानी उनको धातुओं को खींचकर तार बनाए यानी वायर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब डिटेल में देखते हैं बच्चों। सोडियम धातु का टुकड़ा लें, ठीक है, उसे छन्ना कागज से सुखा लें, यानी अभी सोडियम धातु के टुकड़े की बात हो रही है, जो कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वो मॉइस्चर यानी हवा के संपर्क में आकर वो बहुत तेज़ी से क्रिया करता है। इसलिए हवा के संपर्क से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। इसीलिए वो बोला गया है कि सोडियम धातु के टुकड़े को छन्ना पेपर से सुखा लें। धातु के टुकड़े को चाकू से काटें। क्या देखते हैं, सोडियम धातु का टुकड़ा आसानी से कट जाता है, यानी जो सोडियम धातु का टुकड़ा है उसे चाकू से काटने पर वो इजीली कट जाता है। अब हम दूसरा प्रयोग करना है कि लोहा, कॉपर, जिंक आदि के टुकड़े को भी चाकू से काटें। अब लोहा, तांबा, जिंक का टुकड़ा अगर नहीं भी है तो हम बर्तन को, किसी भी बर्तन को, इन मेटल्स के बर्तनों को अगर हम नाइफ से काटना चाहें तो नहीं कटेंगे ना, यानी इसका मतलब ये कठोर होते हैं। क्या इन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम, क्या इनको चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन ये है। अतः उन्हें काटना अत्यधिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि धातुएं प्रायः कठोर होती हैं, इसलिए धातुओं को चाकू से काटना कठिन होता है। आगे देखते हैं बच्चों। अब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं, है ना। अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे कठोर होता है। कार्बन का अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट भी है और हीरा भी है। तो ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हार्डनेस की बात कही गई है, तो कार्बन का अपर रूप हीरा बहुत कठोर होता है। अब देखिए धातुओं में चमक भी होती है। आपने बच्चों ये तो देखा ही होगा कि जब भी कोई नई मेटल की चीज़, यानी कोई भी बर्तन नया आता है, या फिर कोई भी सोने चांदी की चीज़ जब नई आती है तो उसमें एक चमक होती है, बहुत शाइन करता है ना। तो वो भी एक धातुओं का भौतिक लक्षण हो गया, ठीक है।
अब इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। यदि आप धातुओं की सरफेस को, सतह को, उन्हें काटने के तत्काल बाद देखें, यानी अगर हम धातुओं की सरफेस को काटें और हम तुरंत ही देखें तो हमें उनमें चमक दिखेगी, उनकी काटी हुई जो सतह है वो चमकदार होगी। इसे मेटालिक चमक कहते हैं। ठीक है, धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण, सजावट की वस्तु बनाने के लिए उपयोगी बनाती है। अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती हैं। कहने का मतलब धातुएं जो हैं कठोर होती हैं। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट क्या था, चमक होती है इनमें, होती है ना। अभी तो मैं मोटी सी बात बता रही हूँ, अगर आप मेटल्स को काटे भी नहीं तो आप जब भी नई चीज़ें होंगी धातुओं की, जैसे कि जब भी नया बर्तन लेंगे या फिर नई पायल लेंगे या फिर नया ईयररिंग लेंगे या फिर नया कॉपर का जग लेंगे तो क्या होता है, या फिर नई एल्युमिनियम की कढ़ाई लेंगे तो वो चमकदार होती हैं। इसे भी हम पता कर सकते हैं कि ये मेटल है। इसके अलावा एक गुण और है, आघात वर्धनीयता, यानी जो धातुएं हैं, आपने देखा होगा टीन सेट देखा है ना। टीन सेट में क्या होता है, वो एक्चुअली मेटल की होती हैं, आयरन मेटल की होती हैं, उनको पीट कर चपटा बनाया जाता है, यानी उनमें ये गुण होता है कि उन्हें पीटने से चपटा बनाया जा सकता है। तो इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेलिबिलिटी कहते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात मीन्स चोट पहुंचाना होता है, अर्थात पीट कर धातुओं को चद्दर के रूप में बनाना, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन का छोटा टुकड़ा लें और उसे हथौड़े से पीटें। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया कि अगर आप खुद करके देखते हैं तो करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। हथौड़े से पीटने पर क्या होता है, धातु के टुकड़े पहले की अपेक्षा और अधिक चपटे हो जाते हैं। ठीक है, धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसी तरह सोना चांदी में भी आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम आघात वर्धनीय है। अधिकांश ठोस धातुएं पीटने पर ब्रिटिल हो जाती हैं या टूट जाती हैं। ठीक है, तो आप अभी इतना क्लियर हो गया बच्चों। धातुओं के भौतिक गुण क्या है, नंबर 1 कठोरता, नंबर दूसरा है चमक, नंबर तीसरा आघात वर्धनीयता, और नंबर नेक्स्ट जो है वो है तन्यता, यानी डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता मीन्स धातुओं को खींचकर ऐसा गुण जिसके कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात धातुओं से तार बनाए जाने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। आपने तांबे, एल्युमिनियम और आयरन के तार देखे होंगे, है ना। हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग होता है, और तार जाली बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। यानी अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण होता है और अधातुओं में नहीं। कहने का मतलब अब हम देख लें, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे एक जगह से एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाई जाती है, तो वो कैसे ले जाई जाती है, बाय वायर में कॉपर के वायर भी होते हैं और किसके होते हैं, एल्युमिनियम के वायर भी चलने लगे हैं। तो एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, मेटल है ना। तो मेटल से वायर बनाए जा रहे हैं ना, तो मेटल से वायर बनाए जाने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। और हमारे घरों में जाली भी बनाई जाती है लोहे के तारों के द्वारा। ठीक है, तो आप समझ गए ना बच्चों, तन्यता या डक्टिलिटी किसे कहते हैं, मेटल से वायर बनाए जाने के गुण को डक्टिलिटी या फिर तन्यता कहते हैं। कुछ और भी जाने। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है, सोने की चादर जो है इतनी पतली बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अब देख लीजिए सोने में कितनी तन्यता होती है, या इसमें डक्टिलिटी का गुण बहुत होता है। ठीक है बच्चों, मेलिबिलिटी भी होती है इसमें। नेक्स्ट जो गुण है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है चालकता। तो चालकता को बताने के लिए एक क्रियाकलाप के माध्यम से बताया गया है,
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है कि एक टॉर्च जैसे ये दिया है, एक इन्होंने क्या करा, टॉर्च का बल्ब लिया, ठीक है, ये टॉर्च का बल्ब है, और एक ये ड्राई सेल है, कॉपर का वायर लेकर के दोनों तरफ से इस सेल में अटैच कर देते हैं, है ना। तो होता क्या है, इससे बल्ब जो है प्रकाशित यानी जलने लगता है। तो अब हम क्रियाकलाप को डिटेल से देखते हैं। एक टार्च बल्ब को तांबे की तार द्वारा एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी मीन्स यही है आपका ड्राई सेल। बल्ब प्रकाशित होने लगता है यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होने लगता है, इसलिए ये जलने लगता है, प्रकाश देने लगता है, लाइट देने लगता है। अब तांबे की तार के स्थान पर एल्युमिनियम, अभी इन्होंने ट्राई किया था तांबे की तार यानी कॉपर का वायर यूज़ किया था, अब उसकी प्लेस पर एल्युमिनियम का वायर लेते हैं और फिर हम एल्युमिनियम का वायर लेकर के एल्युमिनियम के वायर को बल्ब से जोड़ देते हैं और फिर दूसरे सिरे को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। तो क्या होता है, तब भी जलने लगता है बल्ब। फिर आयरन का तार लेते हैं, आयरन का तार लेने पर देखते हैं तो बल्ब के जलने और ना जलने का अवलोकन करते हैं। तो आयरन का तार लेने पर भी क्या है, बल्ब जलने लगता है, ठीक है। सभी स्थितियों में बल्ब प्रकाशित हो जाता है, यानी कहने का मतलब है जब इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर का वायर लिया था तब भी बल्ब जलने लगा था, है ना। और इसके बाद जब एल्युमिनियम का वायर लिया तो भी बल्ब जलने लगा। एल्युमिनियम के प्लेस पर आयरन का वायर लिया तो भी बल्ब जलने लगा, यानी सभी स्थितियों में, सभी सिचुएशंस में बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अतः सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। जितनी अभी थ्री टाइप की मेटल्स का यूज़ किया है वो तीनों धातुएं जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनसे विद्युत का प्रवाह संभव है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसलिए बोला है क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिक फ्लो हो गई थी। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब विद्युत अथवा ऊष्मा की कुचालक, ना ही उसमें विद्युत का प्रवाह होता है और ना ही ऊष्मा का, इसलिए इन्हें विद्युत और ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कार्बन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कहने का मतलब अधिकांश धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, बट कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन का अपर रूप क्या है, ग्रेफाइट, वो जो है वो विद्युत का सुचालक है जिसमें से विद्युत करंट फ्लो होता है। आगे देखते हैं बच्चों, लोहे की छड़ के एक सिरे को, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ठीक है। इसको तो आप घर पे भी अपने किचन में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बड़ा सा आप चम्मच लेते हैं जिससे आप सब्जी दाल चलाते हैं, उसके एक सिरे को तो जिससे सब्जी परोसते हैं उसको तो उसी भगोने में रख दीजिए, डाल दीजिए जिसमें दाल पड़ी हुई है और जिसमें दाल उबल रही है, और दूसरे सिरे को छोड़ देते हैं। अब थोड़ी देर बाद में आप जब दूसरे सिरे को पकड़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है ना, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसका मतलब है जो मेटल्स हैं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, ठीक है। अब इसी प्रयोग को कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की छड़ द्वारा भी हम दोहराते हैं, सभी छड़ें गर्म हो जाती हैं। इसका मतलब है जितने भी मेटल्स की छड़ का, यानी कौन कौन सी मेटल यूज हुई थी यहाँ पर, कॉपर की, जिंक की, एल्युमिनियम की, इनकी छड़ें यानी ये धातुएं भी ऊष्मा के सुचालक होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसका अर्थ है कि छड़ के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, अतः छड़ें धातुएं यानी जिस धातु की छड़ बनी है वो ऊष्मा की सुचालक हैं या चालक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया है, क्रियाकलाप 2 दी गई है। एक तांबे का टुकड़ा तथा सल्फर गंधक का टुकड़ा लीजिए और इसको उनके गुणों की तुलना कर अपने अवलोकन लिखिए। अवलोकन के आधार पर परिणाम लिखिए और कौन सा पदार्थ धातु और कौन सा अधातु है ये करना है, तो ये आप कर लीजिए। अब तांबा जो है, तांबा आपका धातु है और गंधक अधातु है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो मेन पॉइंट है वो है धातुओं और अधातुओं की रासायनिक गुण। अभी तक आपने देखे भौतिक गुण में आपने पाया, आपको मेन पॉइंट याद रखना है, जैसे
धातुएं कठोर होती हैं, रूम टेम्परेचर पर कठोर होती हैं, लेकिन कुछ जो हैं जैसे पारा वो द्रव होती हैं। ठीक है, पारा जो है द्रव होता है। और धातुओं में चमक होती है और इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता होती है और क्या होता है, ये विद्युत और ऊष्मा के चालक भी होते हैं। ये धातुओं के भौतिक गुण हैं। अब हम देखेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के समान ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब सोडियम का सिंबल होता है Na प्लस ऑक्सीजन। अब सोडियम ने, चूंकि सोडियम बहुत ही क्रियाशील होता है, इसलिए ऑक्सीजन तो हमारे आसपास है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है सोडियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Na2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरफ जो है आपके सोडियम के कितने अणु थे, 4, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे, 2। तो ये अब यहाँ हम देखेंगे 2 2 जा 4 हो गए, तो सोडियम के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 अणु हो गए। ठीक है, यानी ये बैलेंस्ड है। क्या आप जानते हैं सोडियम पोटेशियम से अधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो बच्चों आप समझे कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, ताकि ये ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके, क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, इसलिए ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का तार लें। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम का तार लेना है और उसी चिमटी की सहायता से पकड़कर जलाएं। क्या देखते हैं, मैग्नीशियम का तार जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अभी क्या बोला था, हेडिंग थी कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की थी, तो क्या बनाया था, सोडियम ऑक्साइड बनाया था। अब सेकंड जो धातु मेटल है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी क्योंकि ये भी तो मेटल है। तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, यानी 2 अणु मैग्नीशियम के हैं। ठीक है, और 2 परमाणु ऑक्सीजन के। तो इन्होंने क्रिया करके क्या बनाया, 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट, अभी धातुओं से क्रिया हुई थी, अब हम देखेंगे अधातुओं से ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाएगी। तो अधातु में कार्बन अधातु है ना, कार्बन अधातु है क्योंकि कार्बन में चमक नहीं होती है ना। अब कार्बन अधातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कर क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। कार्बन जो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हर चीज़ जलती है, इसलिए कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या क्या बनता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है, दम घुटने वाली गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3, यानी यहाँ देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। 3 अणु जो हैं वो कार्बन के और 2 अणु ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, उन्होंने आपस में क्रिया कराई तो 2 अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के और 1 अणु जो बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। ठीक है, जब हम इनको देखेंगे, अगर दोनों साइड के अणु बराबर हो रहे हैं तो ये बैलेंस है, यानी हमारा रिएक्शन ठीक है, सही है। आगे देखते हैं बच्चों, जल के साथ अपक्रिया। अभी तक ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया हुई थी, अब हो रही है जल के साथ। जल के साथ अपक्रिया, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती है। अभी ऑक्सीजन से क्रिया धातु ने की थी तो क्या बनाया था, ऑक्साइड बनाया था, है ना। और अब जल से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेंगी और ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्रियाकलाप देखते हैं बच्चों, ये इन्होंने दिया है सोडियम, इसके ये पानी है, जल है एक कंटेनर में, और इसमें ये फिल्टर पेपर में सोडियम का टुकड़ा है जो कि इसमें डाला जा रहा है। और सेकेंड जो कंटेनर है उसमें सोडियम का टुकड़ा पड़ा हुआ है और रिएक्शन हो रहा है, खुल रहा है। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा ले, क्योंकि सोडियम कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, इसलिए सुखाना जरूरी होता है। कांच के एक बर्तन में
आधा पानी भरें और सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। ठीक है, क्या दिखाई देता है? अब हम उसका अवलोकन करते हैं कि क्या उसमें क्या दिखाई पड़ रहा है। तो धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। धातु का टुकड़ा यानी जो हमने सोडियम डाला है, वो सोडियम का टुकड़ा बहुत तेजी से क्रिया कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इतना तेजी से उसमें क्रिया हो रही है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम रिएक्शन को भी देख लेते हैं बच्चों। ये सोडियम का है, सोडियम रहा, यानी 2 अणु सोडियम के हो गए और 2 अणु जल के हो गए, 2H2O। अब ये क्रिया होगी तो क्या होगा, 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। गैस है चूँकि, तो इसको गैस को सीधे यानी इस तरह के एरो से शो करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अभी क्या था, अभी इन्होंने सोडियम ने पानी से क्रिया की थी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब मैग्नीशियम की क्रिया भी भाप से या गर्म जल से कराते हैं। देखते हैं क्या बनता है। तो मैग्नीशियम प्लस H2O, मैग्नीशियम प्लस H2O। ठीक है, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। उसमें बोला था ना कि धातु की पानी से क्रिया कराने पर हाइड्रोक्साइड भी बनेगी और ऑक्साइड भी बनेगी। तो आपका सोडियम की जब रिएक्शन H2O से हुई तो हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। मैग्नीशियम की जब गर्म पानी या भाप से क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। अब जो है थर्ड पॉइंट है अम्ल के साथ अपक्रिया, यानी मेटल्स की अम्ल के साथ अपक्रिया। तो अब हम आप प्रयोग के माध्यम से देख लेते हैं बच्चों। एक परख नली में एक छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें HCl अम्ल डालने पर रंगहीन गंधहीन गैस के बबल्स के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। यानी जब एक परख नली में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और छोटा सा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें HCl अम्ल डालते हैं, HCl एसिड डालते हैं और डालने पर क्या होता है, जैसे ही HCl एसिड डालेंगे तो उसमें रंगहीन गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। मतलब एक गैस निकलती है जो रंगहीन है, जिसमें कोई भी रंग नहीं है और ना ही गंध है और बबल्स से हो रहे हैं। अब इसी तरह से जलती हुई माचिस की एक तेली को परख नली के मुंह पर ले जाकर निकलने वाली गैस का परीक्षण करें। ठीक है, उसी परख नली में क्या करना है, एक जलती हुई माचिस की तीली उसके मुंह पर ले जाने पर देखते हैं उस गैस का परीक्षण ले जाते हैं। यानी जलती हुई तीली जब परख नली के मुंह पर ले जाते हैं तो जो भी गैस निकल रही है उसका परीक्षण करते हैं। तो हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करती हुई जलती है। ठीक है, हाइड्रोजन पक की ध्वनि उत्पन्न करती हुई जलती है। अब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी आपको शब्दों में बताया गया था, लेकिन अब हम रिएक्शन में वही चीज़ देखेंगे। जस्ता यानी जस्ता को JK भी बोलते हैं, इसका सिंबल होता है Zn। और जस्ते पर क्या किया था, HCl एसिड डाला था, तब क्या हुआ था, जिंक क्लोराइड बना था और कौन सी गैस निकली थी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकली थी। ठीक है बच्चों, प्रायः सभी धातु तनु अम्ल से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे धातु प्लस अम्ल इक्वल्स टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है धातु अधातु यानी सल्फर क्या है, अधातु। सल्फर की नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यानी सल्फर की जब नाइट्रिक एसिड से क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो सल्फर का सिंबल क्या है, H। 2S + 10 HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जब क्रिया हुई तो क्या बना, सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो बनी H2SO4। ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बना। ठीक है बच्चों, जब सल्फर की नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराई तो इतनी चीज़ें बनी हैं। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड।
आगे देखते हैं बच्चों, कुछ और भी जाने, यानी कुछ और भी जाने में क्या है, तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया गया है। यानी जितने भी हमारे एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं, उनको धातु और अधातु में की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जैसे जर्मेनियम और आर्सेनिक एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु या मेटेलॉइड कहते हैं। तो जर्मेनियम, वैसे जर्मेनियम का सिंबल क्या है, Ge है, आर्सेनिक का As है और एंटीमनी का Sb है। तो सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिन्हें मेटेलॉइड कहते हैं या उपधातु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों, बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके।